अध्याय 2 देख रहे हैं, व्यापार से साम्राज्य तक। व्यापार से साम्राज्य तक, इसके सवाल और जवाब देखेंगे। इनके आपको जोड़े बनाने हैं, तो दीवानी के साथ हम जोड़ेंगे भू राजस्व वसूल करने का अधिकार। शेरे मैसूर साहब थे टीपू सुल्तान। फौजदारी अदालत या फौजदारी अदालत, तो खैर फौजदारी अदालत ही दिया हुआ है। रानी चेन्नम्मा, ये कित्तूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया। सिपॉय यहां से आया ये। वॉरेन हेस्टिंग्स, ये साहब भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। खाली स्थान भरेंगे। बंगाल पर अंग्रेजों की जीत डैश की जंग से शुरू हुई थी। प्लासी का युद्ध हुआ था और उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ। हैदर अली और टीपू सुल्तान, ये मैसूर के शासक थे। कहां के शासक थे? मैसूर के। डलहौजी ने डैश का सिद्धांत लागू किया। तो इन्होंने विलय नीति है जो इन्होंने बनाई कि जो जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है उसको ये विलय कर लेंगे अपने इसमें रेजीम में। मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के डैश भाग में स्थित थी, तो ये दक्षिण भाग साउथ में स्थित थी। सही या गलत बताना है आपको। मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में मजबूत होता गया। यह बात गलत है, क्योंकि जो लास्ट नोन, जो आखिरी जिसे हम कह सकते हैं कि पहचाने जाने वाले शासक थे, वो है औरंगजेब। उसके बाद जितने भी आए वो उनकी शक्ति कम थी, वो बस नाम के उत्तराधिकारी थे, नाम के शासक थे। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी। यह गलत है। यह ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यूके, इंग्लैंड, वहां की एकमात्र कंपनी थी कि इसको एकमात्र राइट मिल गया था। लेकिन इसके अलावा अगर यूरोप की बात करें तो पोर्चुगीज भी आए, फ्रांसीसी भी आए, बहुत सारे अलग अलग देश की कंपनियां व्यापार करने के लिए आती थी, क्योंकि हमारे मसाले, हमारा जो रेशम, ऐसी बहुत सारी चीज थी जो उन जगहों पे जिनकी भारी भारी मांग थी। महाराणा रंजीत सिंह पंजाब के राजा थे, ये सही है। अंग्रेजों ने अपने कब्जे वाले इलाकों में कोई शासकीय बदलाव नहीं किए। बिल्कुल गलत है। अंग्रेजों ने बहुत सारे शासकीय एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, पॉलिसीज, ये सब लेके आए, जो आज भी आप देखते हैं, इस समय आज भी मौजूद है। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी? जैसे मैंने अभी एक हिंट भी दिया आपको, तो उसका कारण यह था कि यूरोपीय कंपनी या कंपनियां, एक तो उन्होंने व्यापार के लिए, ट्रेड के लिए एक अपार संभावनाएं देखी भारत में। आपको याद होगा कि कहा जाता है कि भारत सोने की चिड़िया थी। यूरोपीय देशों में भारत की अनेक वस्तुओं की भारी मांग थी, जैसे कपास हो गया, रेशम, खड़े मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, इसकी बड़ी मांग थी। वे भारत में कम कीमत पर सामानों को खरीद कर और वापस यूरोप में जाकर या जिस भी जगह से वो आ रहे हैं वहां ऊंची कीमतों में बेचते थे। इन्हीं व्यापारिक संभावनाओं के कारण यूरोपीय कंपनियां भारत की ओर आकर्षित हो रही थी। बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद थे? मतभेद किस बात के लिए थे? पहली चीज तो यह थे कि जो बंगाल के नवाब है और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, नवाबों ने कंपनी को छूट देने से मना कर दिया कि इनको कोई छूट या रियायत नहीं दी जाएगी। नवाबों ने कंपनी को व्यापारिक अधिकार देने के लिए बहुत अधिक धनराशि की मांग की, और नवाबों ने कंपनी जो है उसको सिक्का ढालने का अधिकार देने से भी मना कर दिया। नवाबों ने कंपनी पर टैक्स यानी कि कर, राजस्व, यह अदा नहीं करने के साथ साथ
अपमानजनक पत्र लिखने का भी आरोप लगाया। कंपनी ने भी नवाबों पर कुछ आरोप लगाए, जैसे नवाबों के जो स्थानीय अधिकारी है कंपनी के व्यापार को, ट्रेड को नष्ट कर रहे हैं और कंपनी को अधिक टैक्स देना पड़ रहा है, कंपनी को किलाबंदी के विस्तार और जो पुनर्निर्माण है उसकी अनुमति नहीं दी जा रही है। दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह फायदा पहुंचा? तो दीवानी मिलने से कंपनी को जो फायदे मिले उसमें है कि दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों, रिसोर्सेस पर नियंत्रण मिल गया, पहली चीज। फिर कंपनी भारत के जो ज्यादातर वस्तु है ब्रिटेन से लाए गए जो सोना चांदी है उसके बदले खरीदती थी, लेकिन अब उसे ब्रिटेन से सोना चांदी लाने की आवश्यकता ही नहीं रही। यहां से जो कमाया उसी से खरीद लिया। अब कंपनी भारत में होने वाले जो लाभ है उससे अपना खर्च चला सकती थी, जैसे सूती रेशम के कपड़े को खरीदना हुआ, अपनी सेना के खर्चे की पूर्ति करना हुआ, कलकत्ते में जो किला है और दफ्तरों का निर्माण, इनका खर्चा, ये सब उठाना अब उनके लिए आसान हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को क्यों खतरा मानती थी? टीपू सुल्तान बहुत ही अजीम शख्स थे, बहुत ही इज्जतदार और बहुत ही जिसे कहेंगे रिस्पेक्टेबल, जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया और जिनको ये पूरा जो क्षेत्र है मैसूर और आसपास का वो बहुत मानता है, इनकी पूजा करता है। तो टीपू सुल्तान से कंपनी क्यों खतरे में थी, क्यों डरते थे वो? एक तो ये है कि मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के अंडर में था, कंट्रोल में था, नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। अब टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत के जो बंदरगाह हैं उनसे होने वाले निर्यात पर एक तो रोक लगा दी। इसके अलावा टीपू सुल्तान ने जो स्थानीय सौदागर हैं उनको भी कंपनी के साथ व्यवहार करने से रोक दिया। दो चीज ये हो गई। फिर टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले जो फ्रांसीसी, फ्रेंच व्यापारी थे उनसे घनिष्ठ संबंध बनाए, स्थापित किए और उन्हीं की मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण भी किया, तभी वो अंग्रेजों से लोहा ले पाए। सब्सिडियरी अलायंस, सहायक संधि, इस व्यवस्था की व्याख्या आपको करनी है। तो सहायक संधि, इसका मतलब होता है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड जो वेलेली साहब थे उन्होंने भारत में कंपनी के शासन के विस्तार के उद्देश्य, इसके कारण एक सहायक संधि को अपनाया था। तो इसे सहायक संधि इसलिए कहा गया कि जो भी भारतीय शासक इस संधि की शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाता था, कंपनी अपनी सुरक्षा में पूर्ण सहयोग देने का उसे वायदा करती थी। ये थी सब्सिडी अलायंस कि आप हमारे साथ हैं। तो ये सहायक संधि की कुछ शर्तें थी। एक तो भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने की इजाजत नहीं होगी, और जिन शासकों की सुरक्षा का भार कंपनी पर होगा वे इसके लिए कंपनी को शुल्क प्रदान करेंगे, और शुल्क अगर नहीं दे पाते हैं तो कंपनी दंड के रूप में शुल्क के बराबर राजस्व वाला क्षेत्र शासक से छीन लेगी। और शासक को अपने दरबार में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना होगा जो शासक की गतिविधियों पर नजर रखेगा, यानी कि एक आदमी जो देखता रहेगा। कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन से किस तरह अलग था? तो भारतीय राजाओं के शासन और कंपनी के शासन में क्या अंतर था उसको समझिएगा। एक तो भारतीय राजाओं ने अपने राज्य का जो प्रशासनिक और राजस्व विभाजन विभिन्न इकाइयों में कर रखा था, लेकिन ये जो इकाइयां थी ब्रिटिश प्रशासनिक एवं राजस्व इकाइयों की तरह प्रभावी नहीं थी, इफेक्टिव नहीं थी। तो कंपनी ने प्रेसिडेंसी के रूप में एक नई प्रशासनिक इकाई बनाई थी जिसका शासन गवर्नर करता था, गवर्नर के अधीन होता था। तो कंपनी द्वारा जो पुलिस और राजस्व व्यवस्था में काफी सुधार किया गया, जबकि भारतीय शासकों द्वारा पुलिस और राजस्व व्यवस्था को सुधारने के लिए ना के बराबर प्रयास किया गया। भारतीय राजाओं ने शासन में न्यायिक व्यवस्था वहां पर प्रभावी नहीं थी, बिल्कुल इनके अंडर में एक ही तरह की अदालत दीवानी और फौजदारी दोनों ही मुकदमे देखती थी, यानी किसी ने चोरी की है तो वो भी वहां जाएगा, किसी ने नरसंहार किया तो भी वही हो जाएगा। जबकि अंग्रेजों ने एक आधुनिक और विकसित न्यायिक व्यवस्था स्थापित की जिसके
जिसके बेसिस ये था कि प्रत्येक जिले, जितने भी जिले हैं, उसमें अलग अलग दीवानी और फौजदारी अदालतें स्थापित की जाएंगी, और उन्हें की। कंपनी की सेना की संरचना में आए बदलावों का वर्णन कीजिए। तो कंपनी ने जो पैदल और घुड़सवार सिपाहियों की जगह पेशेवर, यानी कि पेशेवर का मतलब ये होता है प्रोफेशनल सैनिकों को भर्ती किया। कंपनी ने सैनिकों को यूरोपीय शैली में नई युद्ध तकनीक से प्रशिक्षित किया, यानी बाकायदा उनकी ट्रेनिंग की। कंपनी ने अपनी सैनिकों को आधुनिक हथियार जैसे कि मैस्केट हो गया, मैचलॉक, इससे लैस कर दिया, यानी कि उनको दे दिया। कंपनी ने सेना में यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी तथा सेना के जो महत्वपूर्ण स्थान हैं, जो इलाके हैं जहां पर सेना की चीजें बनती है, रखी जाती हैं, तोपखाना हो गया, टैंक, इस पर यूरोपीय सैनिकों को नियुक्त किया। सेना में यह भावना जगाई कि उनका कोई धर्म जाति नहीं है, लेकिन वो केवल सैनिक हैं और ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति वफादारी ही उनका कर्तव्य है। बंगाल में अंग्रेजों की जीत के बाद कलकत्ता एक छोटे से गांव से बड़े शहर में तब्दील हो गया। औपनिवेशिक काल के दौरान शहर के यूरोपीय और भारतीय निवासियों की संस्कृति, शिल्प और जीवन के बारे में आपको पता लगाना है। तो ये जो हमने टेक्स्ट देखा है उसमें काफी, इसे कहेंगे, डिटेल में दिया हुआ है। तो औपनिवेशिक काल के दौरान शहर के जो यूरोपीय और भारतीय निवासियों की संस्कृति, शिल्प और जीवन के में जो बदलाव आए या जो चीजें देखी गई, उसमें यह था कि औपनिवेशिक काल यानी कि जो कॉलोनियल पीरियड था, उसमें कलकत्ता एक प्रशासनिक केंद्र बन गया, एडमिनिस्ट्रेटिव आप कहें सेंटर। यूरोपीय लोग उच्च स्तरीय सुविधाओं से पूर्ण क्षेत्रों में रहते थे, जबकि भारतीय लोग, जो आम जनता थी, अनियोजित, सघन, डेंस और सुविधाहीन, यानी कि जहां पर सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, उन क्षेत्रों में रहने को मजबूर थे। और कलकत्ता का विकास भारत के प्रमुख सांस्कृतिक रंगमंच केंद्र के रूप में हुआ। नाटक, सामूहिक रंगमंच, भारतीय शास्त्रीय संगीत, धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव आदि में लोग काफी उत्साहपूर्वक भाग लेते थे। औपनिवेशिक शासन के दौरान कलकत्ता कई शानदार इमारतों का साक्षी बना। इसमें मिस्री, रोमन, प्राच्य या भारतीय मुस्लिम कलाकृतियों का उपयोग किया गया। भारतीय संग्रहालय विक्टोरिया मेमोरियल इसके कुछ आज भी जिनकी इज्जत होती है, इनको लोग देखने जाते हैं, उसके उदाहरण है। अब इनमें से जो अभी नाम आ रहे हैं, किसी एक के बारे में तस्वीरें, कहानियां, कविताएं और जानकारियां इकट्ठा कीजिए, जैसे कि झांसी की रानी, मणिकर्णिका, लक्ष्मीबाई, जो महादजी सिंधिया साहब थे, हैदर अली साहब, महाराजा रणजीत सिंह, लॉर्ड डलहौजी, या आपके इलाके में अगर कोई पुराना शासक है तो इसके लिए आप खुद कीजिएगा इसको, ये आपके लिए करने के लिए कहा गया है। लेकिन एक एग्जांपल देता हूं, अगर आप किसी को भी एक को चूज करें, जैसे महाराणा या महाराज कहें, रणजीत सिंह साहब की बात करें, तो महाराजा रणजीत सिंह का जन्म पंजाब में एक राज परिवार के अंतर्गत हुआ। उन्हें 1801 में पंजाब का महाराजा घोषित किया गया। वे महान शासक थे। उन्होंने अपनी प्रजा को अभिव्यक्ति, जो राजा वो बने, तो उन्होंने प्रॉपर, जैसे कहते हैं, प्रजा को अभिव्यक्ति, एक्सप्रेस करने का, उपासना या पूजा करने की स्वतंत्रता दे रखी थी। और उन्होंने ये दर्ज है कि सभी धर्मों का सदैव सम्मान किया। जितने भी सिख शासक हुए हैं, उन्होंने हमेशा सब धर्मों की इज्जत की। बहुत बड़ी बात है सिखों में, इसलिए इनको बहुत महान माना जाता है। इसी तरीके से आप हैदर अली साहब, झांसी की रानी के बारे में बहुत कुछ लिख सकते हैं, लॉर्ड डलहौजी के साहब के बारे में लिख सकते हैं। तो ये सवाल जवाब हुए इस व्यापार से साम्राज्य तक। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।